गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी चौधरी ग्रामोदय की डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज आपको ऑर्गेनिक का 4th यूनिट पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। हमारा 4th यूनिट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स। आज हम अमीनो अम्ल, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मेन पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन फिर उसका स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन। ये 3 पॉइंट्स आज इस वीडियो के अंदर कवर्ड होंगे। फर्स्ट है इसका अमीनो अम्ल, आखिर ये होते क्या है। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये हमारी संरचनात्मक आधारभूत संगठन इकाई होती है, अर्थात ये प्रोटीन की एक आधारभूत संगठन इकाई होती है, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले सारे के सारे प्रोटीन इन्हीं बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा। दूसरा, अमीनो अम्ल जो होते हैं उसके अंदर द्विक्रियात्मक अणु उपस्थित, अमीनो अम्ल को द्विक्रियात्मक अणु कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह NH2 ग्रुप अर्थात अमीनो समूह और दूसरा है COOH समूह अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। दोनों क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण इसे द्विक्रियात्मक अणु भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हम कह सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह का जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह पर हम इस NH2 समूह को उसके अंदर रख लेते हैं, जिस कारण से ये अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट है कि प्रकृति में जितने भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उन सभी में ये जो NH2 ग्रुप या अमीनो ग्रुप होती है उसकी स्थिति अल्फा पोजीशन पे होती है। किसके संदर्भ में? COOH ग्रुप के संदर्भ में। इस प्रकार से अमीनो अम्ल जो भी जितने भी प्राकृतिक रूप में उपस्थित होते हैं हमारे पास में, नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो सारे के सारे अमीनो अम्लों के अंदर मोस्टली NH2 ग्रुप की स्थिति अल्फा होती है विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा, इसका संरचना, दूसरा पॉइंट है इसकी संरचना कि अमीनो अम्ल आखिर दिखाई कैसे देते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? एक ऐसा अणु होता है जिसके अंदर एक कार्बन से एक तरफ आपका COOH जुड़ा हुआ होता है, उसी कार्बन से NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है और तीसरी वैलेंसी पे इसके हाइड्रोजन और चौथी वैलेंसी पे कोई भी R या एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। अर्थात अमीनो समूह कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है एक सिंपल अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल के लिए इस R की वैल्यू या R की मान अलग अलग होता रहता है। अगर हम सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल की बात करें जिसके अंदर R बराबर H या फिर हाइड्रोजन ही हो, तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? CH2, एक तरफ आ जाएगा COOH, एक तरफ आ जाएगा NH2। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। इसी तरह से इस R की जगह पे मैं एक मैथिल समूह जोड़ दूं तो किस तरह से हो जाएगा? ये हाइड्रोजन ऐसा के ऐसा, NH2 समूह यहाँ पे एक इधर की तरफ COOH समूह और इसकी जगह पे मैंने जोड़ दिया है एक मैथिल समूह। तो अब ये कौन सा अमीनो अम्ल बन गया है? ये इसका सेकंड मेंबर हो सकता है जिसको बोलते हैं एलेनिन। इस अमीनो अम्ल का मतलब हो गया एलेनिन। इसी तरह से हम R की जगह भिन्न भिन्न ग्रुप जोड़ते रहेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल बनते जाएंगे। देखने की बात यही है कि यहाँ पे जो अमीनो अम्ल बना है उसमें मोस्ट ऑफ जो कार्बन है वो एक किरैल कार्बन के जैसे दिखाई दे रहा है, अर्थात इसके चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप या समूह जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया है। सबसे पहला हमने इसको बांटा है एलिफेटिक अमीनो अम्ल के रूप में, दूसरा है एरोमेटिक अमीनो अम्ल और तीसरा है विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। एलिफेटिक अमीनो अम्ल को भी हम वापस से 3 भागों में बांटते हैं, उनके अंदर उपस्थित अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर। दूसरा इसका वर्गीकरण क्या है कि इसके अंदर जो ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है उसकी संदर्भ स्थिति कहाँ है COOH के ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अर्थात कि
COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के संदर्भ में अमीन ग्रुप की स्थिति, ठीक है। और थर्ड आपने लिखा है कि वह अमीनो अम्ल जिनके अंदर सल्फर उपस्थित होता है। तो ये सारे के सारे एलिफेटिक अमीनो अम्ल के अंदर हमने विभाजन किया है। दूसरी इसकी कैटेगरी होती है एरोमेटिक अमीनो अम्ल, जिसके अंदर एक बेंजीन वलय हो सकती है। और थर्ड है विषम चक्रीय, जिसके अंदर एक विषम चक्रीय वलय पाई जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने अमीनो अम्ल की वर्गीकरण किया है 3 भागों में। चलिए हम पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं एलिफेटिक अमीनो अम्ल का, जिसके अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे NH2 समूह और COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर NH2 ग्रुप और COOH की संख्या के आधार पर हमने 3 भागों में अमीनो अम्लों को बांटा गया है। पहला है उदासीन अमीनो अम्ल, दूसरा है अम्लीय अमीनो अम्ल, और तीसरे है क्षारीय अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिसके अंदर NH2 समूह और COOH की समूह की संख्या समान होती है, अर्थात दोनों समान संख्या में उपस्थित होते हैं। इस कारण से होल जो अणु होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसके एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, सीरीन हो गया, वेलिन हो गया, एक्सेट्रा। अर्थात हमने जो प्रथम अमीनो अम्ल की संरचना देखी थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये 8 समूह होता है, एक तरफ कार्बन के और एक कार्बन के दूसरी तरफ हाइड्रोजन, एक अमीन समूह और एक COOH कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है। सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर थी ये। इसके अंदर मैंने कहा था कि इस R की जगह हम हाइड्रोजन रखेंगे तो ग्लाइसिन हो गया, R की जगह CH3 रखा तो एलेनिन हो गया, R की जगह हमने CH2OH रखा तो सीरीन हो गया, R की जगह हमने CH और जिसकी तरफ लगा हुआ है आइसोप्रोपिल समूह ये लगा दिया तो ये हमारा वेलिन हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है आपके वो उदासीन अमीनो अम्ल है, अर्थात इनके अंदर NH2 और COOH दोनों की संख्या समान मात्रा में होती है। दूसरा है अम्लीय, वे अमीनो समूह जिसके अंदर COOH ग्रुप की मात्रा अधिक होती है NH2 ग्रुप की तुलना में, अर्थात जिसके अंदर अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, जिसके अंदर ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनके नाम पूछे जाते हैं कि अम्लीय अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको याद रखना है एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। आप देख भी सकते हो इनके नाम के आगे भी ऑलरेडी अम्ल लगा हुआ है, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो होगी CH2COOH और दूसरे ग्लूटामिक के अंदर होगी CH2CH2COOH, अर्थात यहाँ पे COOH या कार्बोक्सिलिक समूह अमीन ग्रुप से ज़्यादा उपस्थित है, उनकी संख्या 2 है और अमीन समूह की यहाँ पे एक ही है, इस कारण से ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं दोनों के दोनों। तीसरा होगा क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल में क्या हो सकता है कि यहाँ पे उपस्थित जो NH2 समूह है उनकी संख्या COOH या कार्बोक्सिलिक समूह से ज्यादा होगी। इनके एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन में आप देखोगे कि यहाँ पे CH2 4 बार लिखा हुआ है, मैथिल ग्रुप, और उसके बाद में आपका NH2 समूह लगा हुआ है। आर्जिनिन में आप देखोगे कि यहाँ पे NH2C डबल बॉन्ड NH और NH और CH2 होल थ्राइस, ये ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इस R की जगह पे। इस कारण से एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप होने के कारण इनके अंदर क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के संदर्भ में अमीनो ग्रुप की स्थिति के आधार पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल होते हैं वो उनकी अल्फा पोजीशन पर NH2 या अमीन समूह जुड़ा हुआ होता है, परंतु कभी कभी अल्फा पोजीशन के अलावा भी ये दूसरी पोजीशन पे जुड़ सकता है और इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। प्रथम जैसे आपने देखा है कि एक कार्बन चेन है, अल्फा कार्बन उसको कहेंगे जो हमारा क्रियात्मक समूह है COOH उसके जस्ट पास वाला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन, उसके आगे हम बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इनमें हम बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में अगर NH2 समूह अल्फा, बीटा, गामा जिस पोजीशन पे लगा है उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। प्रथम इसका वर्गीकरण है अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जब अमीन समूह जो होता है वो
COOH के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, अर्थात हमने यहाँ पे इसको अमीन समूह को जोड़ा है तो अल्फा अमीनो अम्ल होंगे। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और एलेनिन। दूसरा है बीटा अमीनो अम्ल। बीटा अमीनो अम्ल वो होते हैं जब आने वाला NH2 समूह जो होता है वो उसके बीटा पोजीशन पे जुड़ता है, अर्थात वो अब NH2 समूह हमारा यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो बीटा अमीनो अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल मतलब 3 कार्बन होंगे। ठीक है, यहाँ COOH जोड़ सकते हैं 1 2 3, तो ये अल्फा कार्बन होता है, ये इसका बीटा कार्बन होता है। बीटा पे हमने इसको NH2 समूह जोड़ा है तो ये आपका हो गया बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल की स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। थर्ड आपका क्लासिफिकेशन है गामा अमीनो अम्ल। गामा अमीनो अम्ल में क्या होता है कि आपका जो NH2 समूह होता है वह COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा पोजीशन पे होता है, अर्थात यहाँ पे इससे फर्स्ट कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा है और ये गामा है। तो ये जो अमीनो समूह है वो कहाँ जुड़ा होगा, आपका गामा पोजीशन पे। तो अगर हम सिंपलेस्ट एक अमीनो अम्ल गामा अमीनो अम्ल का एग्जांपल लें तो आपका ये हो सकता है, आपका देखो गामा, आपके यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं गामा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल। तो इस अमीनो अम्ल का हम नामकरण भी कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो गामा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कारण से इसको गामा अमीनो अम्ल कहा गया है। नेक्स्ट आपका है थर्ड सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल और नाइट्रोजन वाला अमीनो ग्रुप के अलावा भी सल्फर उपस्थित होता है, और वो वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है क्रिस्टीन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ग्रुप लगा हुआ है R, यहाँ पे आप देख सकते हो CH2CH एक ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पे इसके अंदर S आया हुआ है, सल्फर आया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद करना है। तो इस तरह से हमने एलिफेटिक अमीनो अम्ल के तीनों प्रकारों के अंदर वर्गीकरण पढ़ लिया है, उनकी संख्या के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, COOH और अमीन की स्थिति के आधार पर, और थर्ड आपका सल्फर युक्त। अब आपका नेक्स्ट जो सेकंड नंबर था एरोमेटिक अमीनो अम्ल। एलिफेटिक खत्म हो चुका है, एरोमेटिक के हम देखते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह और अमीन समूह के अलावा उनके साथ में एक फेनिल वलय या फिर बेंजीन वलय भी उपस्थित होती है, वो सारे के सारे इस एरोमेटिक अमीनो अम्ल में आते हैं। इनका भी डायरेक्ट एग्जांपल आपसे पूछा जाता है तो आपको याद करना है। फर्स्ट है फेनाइल एलेनिन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो R समूह है वो क्या है CH2C6H6 एक वलय है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन वलय यहाँ जुड़ी हुई है तो इसका नाम है फिनाइल एलेनिन, और ये भी एक एरोमेटिक अमीनो अम्ल का एग्जांपल है। दूसरा है आपका टायरोसिन। टायरोसिन के अंदर भी आप देख सकते हो ये एक बेंजीन वलय जुड़ी हुई है, नीचे आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह, तो ये भी आपका एक एरोमेटिक अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल है दोनों, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। ये भी आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर हम याद करनी होती है। लास्ट है विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, जिसके अंदर मैंने कहा था कि वे अमीनो अम्ल जिसके अंदर NH2 ग्रुप या अमीनो ग्रुप के साथ साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उनके साथ में एक विषम चक्रीय वलय भी उपस्थित होती है, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका हिस्टीडीन। हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हो कि इन दोनों ग्रुप के अलावा यहाँ पे एक विषम चक्रीय वलय उपस्थित है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आपका ट्रिप्टोफेन, जिसके अंदर भी यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि विषम चक्रीय अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने आज अमीनो अम्ल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी स्ट्रक्चर देखी और उसके बाद में हमने अमीनो अम्ल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो कि आज हमने देखा एलिफेटिक, एरोमेटिक और विषम चक्रीय 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हमने एलिफेटिक को 3 भागों में फिर से विभाजित किया, COOH और NH2 समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा कि NH2 अमीनो ग्रुप की COOH ग्रुप की संदर्भ में कौन सी स्थिति पे है उसके आधार पर। थर्ड हमने देखा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से होते हैं वो। फिर सेकंड नंबर पे हमारा जो एरोमेटिक था वो अमीनो अम्ल पढ़े, और थर्ड हमने पढ़े विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। इस तरह से आपके सारा ये आज का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। थैंक यू।